एपिसोड 5 संगीता जी नो मोर। 5 साल बीत गए और अनन्या 12 साल की हो गई थी। उम्र के साथ उसकी खूबसूरती और निखर आई थी। दूसरी तरफ अरशद भी अब 18 का हो गया है। अब वो पहले से और भी ज्यादा हैंडसम और खतरनाक हो गया था। उसने इसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया है। वही अनन्या अभी भी 7th क्लास में है। लेट एडमिशन की वजह से अनन्या पढ़ाई में काफी पीछे रह गई थी। दादाजी से बात करने के बाद अरशद ने उसके लिए एक ट्यूटर भी हायर कर रखा था। हालांकि अरशद नहीं चाहता था अनन्या का ट्यूटर सर्वेंट क्वार्टर आए, इसलिए रोज अनन्या की मोम उसे ट्यूटर के पास ले जाती थी और जब तक अनन्या की क्लास खत्म नहीं हो जाती वो वहीं रहती। ज्यादा मेहनत और लगन से अनन्या की पढ़ाई दिन बर दिन और अच्छी होती जा रही थी। उसने कई क्लासेस की पढ़ाई भी हाफ सेमेस्टर में पूरी कर ली थी एंड नेक्स्ट हाफ में उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। शाम के 5 बज रहे थे। अरशद कार की बैक सीट पर बैठा था। इस वक्त वो काफी सीरियस होकर लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। अरशद के बगल में उसी का उम्र का एक और लड़का बैठा था और वो अपने फोन में गेम खेल रहा था। और वो लड़का रिवांश मेहरा, अरशद का एकमात्र एकलौता दोस्त। जब अरशद 9 साल का था तब उसने रेवांश को दूसरे लड़कों से बुली होने से बचाया था। वो लड़का कोई और नहीं, रिवांश ही था। उसी दिन से रिवांश अरशद से दोस्ती करना चाहता था पर अरशद हमेशा उसे इग्नोर कर देता। एक टाइम ऐसा आया जब अरशद रिवांश से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और 1 साल की कोशिशों के बाद फाइनली रिवांश अरशद से दोस्ती करने में कामयाब हो गया। रिवांश ने एक तिरछी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली और उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और मुंह बनाते हुए अरशद से बोला, यह सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड है और तुम इसे ऐसे देख रहे हो जैसे यह किसी बड़ी डील का कॉन्ट्रैक्ट हो। इस पर अरशद ने कुछ नहीं कहा बल्कि लैपटॉप की स्क्रीन रिवांश की तरफ कर दी। अब इसमें क्या देखूं? मुझे पता है अनन्या, कहते हुए रिवांश रुक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अचानक से वो एक्साइटेड होते हुए बोला, अनन्या ने अपनी क्लास में टॉप किया है। उसने हर सब्जेक्ट में 98 मार्क्स गेन किए हैं। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फाइनली अब मैं तुमसे पार्टी मांग सकता हूँ। अनन्या भले ही पढ़ाई में अच्छी थी पर वो कभी भी फर्स्ट रैंक हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार उसने क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। इसके बावजूद भी अरशद सेटिस्फाइड नहीं था। जब रिवांश ने ये देखा तो वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अरशद, अगर तू फिर से अनन्या को डांटने के बारे में सोच रहा है तो मैं पहले ही तुझे वार्न कर रहा हूँ। यार, उसने टॉप किया है फिर भी तू खुश नहीं है। मत भूल वो अनन्या है, अरशद नहीं, जो हर एग्जाम में फुल मार्क्स लाए। उसने टॉप किया है, यही बहुत बड़ी बात है। दरअसल अनन्या के टोटल मार्क्स में 5 मार्क्स कम थे। अरशद हमेशा ही टॉपर था और हमेशा फुल मार्क्स से पास आउट होता था और वो शुरू से ही अनन्या को अपनी तरह ही बनाना चाहता था। रिवांश की बात सुनने के बाद भी अरशद के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया और यह देखकर रिवांश का मुंह बन गया। मैं भी बेवजह भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, जबकि मुझे पता होना चाहिए इस जानवर को मेरी एक बात भी समझ नहीं आने वाली। रिवांश खुद में बड़बड़ाया और फिर से अपने फ़ोन में गेम खेलने लगा। अरशद ने रिवांश की बात सुन ली थी। इस बात से बेखबर रिवांश अपना गेम खेलने में मशगूल था। अरशद ने उसे इग्नोर किया और ड्राइवर को कार अनन्या के ट्यूटर के घर की तरफ ले जाने का ऑर्डर दिया। जब रिवांश ने यह सुना तो वो कुछ ज़्यादा खुश हो गया। उसने दोबारा से फ़ोन साइड में रख दिया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। यह देखते ही अरशद की आंखें छोटी हो गई। उसने उसी वक्त ड्राइवर से कहा, श्याम, कार मेहरा मेंशन ले चलो। मेहरा मेंशन? रिवान खुद में बुदबुदाया। उसे ज़्यादा समय नहीं लगा अरशद की इंटेंशन को भांपने में, लेकिन वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने नॉर्मली कहा, श्याम, तुम पहले अनन्या के ट्यूटर के घर चलो, मुझे दिनेश शुक्ला से कुछ बात करनी है। दिनेश शुक्ला अनन्या के ट्यूटर थे। अरशद की भौहें तन गई। उसने रिवांश से पूछा, तुम्हें दिनेश शुक्ला से क्या बात करनी है? तो रिवांश ने बड़े ही कूल अंदाज में जवाब दिया, आजकल श्रुति पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। पिछले कई यूनिट टेस्ट में वो मुश्किल से पास हुई है। अनन्या के मार्क्स को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी श्रुति को ट्यूशन क्लासेस के लिए दिनेश शुक्ला से बात कर लूँ। श्रुति रिवांश की छोटी बहन थी। वही अरशद अच्छे से जानता था रिवांश झूठ बोल रहा है।
उसने कुछ कहना चाहा कि तभी ड्राइवर ने पूछा, सर कहाँ चलना है? तो रिवांश बोला, मैंने कहा ना अनन्या के ट्यूटर के घर चलो, फिर भी तुम वही सवाल पूछ रहे हो। हालांकि ड्राइवर अभी भी अरशद के जवाब का वेट कर रहा था। यह देखकर रिवांश ने मुंह बनाते हुए अरशद से बोला, क्या तुम अपने ड्राइवर को बताओगे कहाँ जाना है, वरना वो इसी गोल चक्कर पर पूरी रात निकाल देगा। इसी पर अरशद बड़े ही प्यार से कहा, अन्या, और ड्राइवर को अपना जवाब मिल गया। रिवांश अनन्या से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। उसने फर्स्ट टाइम अनन्या को सिंघानिया पैलेस में देखा था। वो संडे का दिन था। रिवांश अरशद से उसका असाइनमेंट लेने पैलेस आया था, तभी उसने अरशद के साथ अनन्या को देखा था। उस वक्त अनन्या ने वाइट एंड ब्लैक प्रिंट की लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी और 2 चोटियों में उसके बाल बंधे थे। अरशद अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एंट्रेंस गेट की तरफ ले जा रहा था। उस वक्त रिवांश शॉक्ड था। उसने कभी भी अरशद को किसी के साथ इतने अच्छे से बिहेव करते नहीं देखा था। उसे खुद को अरशद से दोस्ती करने में 1 साल लग गया था। इसके बावजूद अरशद कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करता था। रिवांश ने अनन्या से बात करना चाहा, पर अनन्या ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उस दिन अनन्या को हाई फीवर था। अरशद उसे क्लिनिक ले जा रहा था। रिवांश को लगा शायद अनन्या फीवर की वजह से उससे बात नहीं कर रही होगी, पर वो गलत था। सालों बीत गए। इस बीच कई दफ़ा वो अनन्या से मिला, लेकिन कभी भी अनन्या ने उससे बात नहीं की। अब तो रिवांश को अरशद से जलन होती थी, क्योंकि अनन्या सिर्फ उससे ही बात करती थी। वो चाहता था अनन्या सिर्फ एक बार अपनी मीठी आवाज़ में उससे बात कर ले, लेकिन हर बार वो नाकामयाबी होता था। आज एक बार फिर वो अनन्या से बात करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था। ड्राइवर ने कार सड़क के किनारे ही रोक दी। यह देखकर रिवांश ने उसे पूछा, श्याम, तुमने कार यहाँ क्यों रोक दी? दिनेश शुक्ला का घर तो सेक्टर एरिया में है और वो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। इस पर ड्राइवर ने रोड की दूसरी तरफ बनी स्टेशनरी की शॉप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर, अनन्या और संगीता रोड की दूसरी तरफ बनी स्टेशनरी में जा रही है। अरशद ने कार की विंडो को नीचे किया और रोड की दूसरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे कार से नीचे उतर गया और रोड क्रॉस करने की कोशिश करने लगा। तो पीछे से रिवांश ने कहा, अरशद यार, इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे लिए तो रुक जा। मगर अरशद ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया। उसके पीछे पीछे रिवांश और ड्राइवर भी आ गए। अरशद ने शॉप की तरफ कुछ ही कदम बढ़ाए थे और उसके कदम एक बाय एक रुक गए। स्टेशनरी से एक 30 साल का आदमी बाहर आया। वह दिखने में मोटा और काला था और अनन्या को जबरदस्ती पकड़कर रोड के पास खड़ी ब्लैक BMW की तरफ ले जा रहा था। उसके साथ उसी की तरह 3 और आदमी थे जो उससे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। वही संगीता जी, उसने अनन्या को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। यह सब देखकर अरशद की पूरी बॉडी गुस्से से तपने लगी। तभी उसके पीछे से एक शॉकिंग आवाज़ आई, अनन्या, ये तो अनन्या है, लेकिन ये लोग कौन है और उसे पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं? ये रिवांश था। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और अनन्या को बचाने के लिए आगे बढ़ गया। वही अरशद ने आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, डैड, ये आपने ठीक नहीं किया। अरशद ने अपनी आंखें खोली और लगभग चिल्लाते हुए बोला, रणदीप, अनन्या को अभी के अभी छोड़ो। अरशद की डरावनी आवाज़ सुनते ही आसपास के सभी लोग अपनी जगह पर जम गए। रिवांश भी अभी आधे रास्ते में ही रुक गया। उसकी सबकी नज़र अरशद पर टिक गई। रणदीप उसी आदमी का नाम था जिसने अनन्या को पकड़ा हुआ था, और वो कोई और नहीं बल्कि अरशद के डैड का खास आदमी था। उसने अनन्या को नीचे उतार दिया। अनन्या संगीता जी के पास चली गई। संगीता जी ने कसकर अनन्या को गले लगा लिया। अरशद उनके पास जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी वहाँ गोली चलने की आवाज़ आई। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, एक और गोली चली और इसके साथ ही अनन्या की चीख के बाद वहाँ का माहौल खौफ में तब्दील हो गया। अरशद ने देखा वो दोनों गोली संगीता जी को लगी थी। वो भागते हुए उनके पास आया। आंटी, आंटी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। श्याम, जल्दी से कार लेकर आओ। आंटी, आप हिम्मत रखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आज पहली बार अरशद खुद को लाचार महसूस कर रहा था। वो भले ही संगीता जी की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी अपनी उम्मीद खो चुका था। वहीं अनन्या माँ माँ कहते हुए रोए जा रही थी।
रिवांश संगीता जी के बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच कई सारे बॉडीगार्ड वहां आए और अनन्या को पकड़कर अपने साथ ले गए। रिवांश ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो था तो एक 18 साल का लड़का ही। मोटे हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड के सामने उसकी कहाँ चलने वाली थी। वहीं अरशद अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि उसने श्याम को आवाज लगाते हुए कार लाने को कहा। श्याम उसके पास आया और संगीता जी को उठाने लगा, लेकिन संगीता जी ने उसे मना करते हुए बोली, नहीं, पहले पहले मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी अनन्या को बचाओ। तो अरशद उन्हें तसल्ली देते हुए बोला, आंटी, पहले आप हॉस्पिटल चलिए और अनन्या की फिक्र मत करिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो हैवान मेरी बच्ची को। अरशद बाबा, आप वादा करो मुझसे, आप अनन्या को कुछ नहीं होने देंगे, हमेशा उसकी ढाल बन के रहेंगे, उसकी रक्षा करोगे। वादा करो, आप हमेशा उसका साथ दोगे। वादा करो कि आप उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। वादा करो। संगीता जी को बोलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इस वक्त जिस दर्द से वो गुजर रही थी, शायद ही कोई महसूस कर पाए, लेकिन इस वक्त भी उन्हें खुद से ज़्यादा अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। उनकी उम्मीद भरी आंखें अरशद को ही देख रही थी। अरशद उनका हाथ थामते हुए बोला, हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, कभी उसे अकेला नहीं। कहते कहते अरशद रुक गया। संगीता जी की सांसें थम चुकी थी। इसके बावजूद उनके चेहरे पर सुकून था। शायद वो जानती थी अरशद अनन्या का हमेशा साथ देगा, और इसी सुकून के साथ वो इस दुनिया से जा चुकी थी। अरशद ने अपने हाथों में संगीता जी के हाथों को देखा और अपने अधूरे शब्दों को पूरा करते हुए बोला, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज से वो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। ये मेरा अरशद सिंघानिया का आपसे वादा है। ये कहते ही आंसुओं की 2 बूंद अरशद की आंखों से छलककर संगीता जी के हाथों पर जा गिरी। अरशद ने उनकी खुली आंखों को बंद किया और श्याम से कहा, श्याम, आंटी को सोरन क्वार्टर लेकर चलो। अभी इस बारे में किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अनन्या को लेकर वहां आता हूँ। जिस अरशद की टोन में हमेशा ईगो और घमंड भरा होता था, आज उसकी आवाज़ में उदासी थी। उसने अपने बगल में खड़े रिवांश से कहा, रिवांश, तू घर जा। इस पर रिवांश ने कहा, अरशद, तू ऐसे कैसे कह सकता है? मैं तुझे इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो अरशद उसे समझाते हुए बोला, रिवांश, मेरी बात को समझ और घर जा, तेरे मॉम डैड तेरा वेट कर रहे होंगे। तो रिवांश थोड़ा गुस्से और हट से बोला, मैंने कहा ना, तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। यह सुनते ही अरशद ने रिवांश को गले लगा लिया। यह पहली बार था जब अरशद ने खुद से उसे गले लगाया था। यह याद आते ही रिवांश इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने अरशद का हाथ पकड़ा और एक स्माइल के साथ बोला, अब तू जहाँ जाएगा, अपने इस दोस्त को हमेशा अपने साथ खड़ा पाएगा। ना चाहते हुए भी यह सुनकर अरशद के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। करीब आधे घंटे बाद दोनों एक पुराने बंगले के लिविंग रूम के सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। उनके सामने वाले सोफे पर करीब 70 साल के आसपास का एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था और अपने सामने 2 लड़कों को देखकर वो मजाकिया ढंग से मुस्कुरा रहा था।